आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुमन, मैं आपको अपने इस चैनल माइनिंग मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी का यूनिट नंबर 2 जो है माइनिंग टर्मिनोलॉजी एंड डेफिनेशन को देखेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर्स को डील किया हूँ, जो कि मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। आज ये चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है और आज ही आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आपने वो सारे चैप्टर्स को देखे नहीं हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और उस वीडियोस को देखें, ताकि आपको बेटर वे में माइनिंग समझ में आएगी। तो बिना देरी किए वीडियो को करते हैं शुरू। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेक श्योर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, कमेंट करके आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें बताता है कि आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। आप लाइक और शेयर करके ज़रूर बताएं। और हाँ, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। इस चैप्टर में मेनली उन्हीं सारे टर्मिनोलॉजी को डील किया गया है जो आपके कोल माइनिंग से रिलेटेड है। तो जो कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन कोल माइनिंग्स, तो उन सारे टर्मिनोलॉजी को हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो हम देखते हैं कि माइन किसे कहते हैं, यानी कि खदान, जिसे हिंदी में माइंस को हिंदी में कहते हैं खदान। खदान किसे कहते हैं? एनी ऑपरेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इंक्लूडिंग coal and petroleum from the crust with taking economic and environmental factors। माइन का मतलब होता है एक ऐसा जगह जहाँ से मिनरल्स हमें मिलता है, या फिर आप कह सकते हैं जहाँ से हमें मिनरल्स की प्राप्ति होती है, वैसे जगह को हम माइंस कहते हैं। माइन के अंदर में आपका कोल और पेट्रोलियम इंक्लूड होता है। कहने का मतलब है कि जब भी आप माइन सुनेंगे तो आप वहाँ पे कोल माइंस भी हो सकता है, वो पेट्रोलियम माइंस भी हो सकता है। तो ये कोल और पेट्रोलियम इस माइन शब्द के अंदर में ही आते हैं। अब देखते हैं कि माइनिंग किसे कहते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल्स को, उसे हम माइनिंग कहते हैं। माइनिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इज कॉल्ड माइनिंग। दोस्तों, माइनिंग दो तरह से होता है। एक होता है ओपन कास्ट माइन और दूसरा होता है अंडरग्राउंड माइनिंग। तो आपने देखा माइनिंग दो प्रकार का होता है, एक ओपन कास्ट माइनिंग, एक होता है अंडरग्राउंड माइनिंग्स। अब देखते हैं कि ओपन कास्ट माइन किसे कहते हैं। वैसे माइंस जो आसमान की तरफ ओपन है, तो वैसे माइंस को हम ओपन कास्ट माइंस कहते हैं। अब देखते हैं कि अंडरग्राउंड माइंस किसे कहते हैं। वैसे माइंस जो धरती के अंदर में होते हैं, तो वैसे माइंस को हम लोग अंडरग्राउंड माइंस कहते हैं। अब देखते हैं कि अंडरग्राउंड माइंस से जो टर्मिनोलॉजी रिलेटेड है, उन्हीं सारे टर्मिनोलॉजी को देखते हैं। सबसे पहला आता है अडीट। यह एक हॉरिजेंटल एंट्री है, यानी कि और बॉडी तक पहुंचने के लिए हमें एक हॉरिजेंटल रोडवे बनाना होगा। उस रोडवे का जो एक किनारा है वो आसमान की तरफ खुला हो, तो वैसे को हम लोग अदीत कहते हैं। आ हॉरिजेंटल एंट्री टू द ओर बॉडी हैविंग वन एंड ऑफ द एंट्री ओपन्स टू द स्काई। अब देखते हैं कि टनल्स। आप टनल को पहले समझ लें, तो टनल समझने के बाद आपको इजीली अदीत समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप डायग्राम की ओर देखें। मैंने डायग्राम में एक हिल्स को शो किया हूँ। हिल्स के बीचों बीच में ओर बॉडी है। ओर बॉडी का कहने का मतलब है कि वहाँ पे मान लीजिए कि कोयला मिला है, कोयला का एक लेयर है, तो वैसे उस लेयर को हमको एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला हम लोग का अप्रोच होना चाहिए कि हम उस ओर बॉडी तक कैसे पहुँचे। तो सबसे पहला हमें चाहिए कि वहाँ पे रोडवे बना लें, तभी जाके हम उस ओर बॉडी तक पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहला काम करेंगे कि रोडवे बनाना। तो रोडवे बनाएंगे, एक हॉरिजेंटल रोडवे बनाएंगे और बॉडी तक पहुंचने के लिए, जिसका एक सिरा, जो रोड का एक सिरा बाहर आसमान की ओर खुला होगा, तो वैसे को हम लोग अदीत कहेंगे। वहीं टनल्स कहता है कि एक हॉरिजेंटल रोडवे
जिसका एक दोनों सिरा आसमान की ओर खुला होगा तो वैसे को हम लोग टनल्स कहते हैं। आपने टनल्स वर्ड का प्रयोग अपने जीवन में बहुत बार किया होगा। अभी हाल ही में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अटल टनल का उद्घाटन किया। उस टनल में है क्या, तो एक पहाड़ है, पहाड़ को काटकर ही एक रोडवे बनाया गया है। तो वैसे रोडवे जिसका दोनों किनारा यानी कि एक एंट्री पॉइंट और एक एग्जिट पॉइंट दोनों आपका आसमान की ओर खुला होगा तो वैसे को हम लोग टनल्स कहते हैं। अ हॉरिजेंटल एंट्री टू द ओवर बॉडी हैविंग बोथ एंड ऑफ द एंट्री ओपन्स टू द स्काई। आशा करते हैं कि आपको अदित और टनल समझ में आ गया होगा। दोनों में मेजर डिफरेंस यही है कि टनल्स में आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है वो दोनों पॉइंट आसमान की ओर खुला होता है। वहीं अदित में क्या होता है कि एक ही सिरा यानी कि या तो आपका इसमें होगा स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा है वो ओपेंस की ओर खुला होगा, तो इसमें एक सिरा खुला होता है अदित में और टनल्स में वहीं दोनों सिरा आसमान की ओर खुला होता है। अब नेक्स्ट है इनक्लाइन। जब भी आप लोग अंडरग्राउंड माइंस को विजिट करें तो आप ध्यान दीजिएगा कि जिस रास्ता से आप अंडरग्राउंड माइंस में अंदर घुसेंगे तो उस रास्ता को इनक्लाइन बनाया जाता है, थोड़ा झुका हुआ बनाया जाता है। तो वैसे रास्ते जिसे झुका हुआ बनाया जाता है ताकि हम अंडरग्राउंड माइंस में जा सके तो वैसे को हम लोग इनक्लाइन कहते हैं। एन इनक्लाइन एंट्री टू द अंडरग्राउंड माइंस इज नोन एज इनक्लाइन। अब नेक्स्ट है शाफ्ट। शाफ्ट किसे कहते हैं? यह एक वर्टिकल एंट्री होता है टू द अंडरग्राउंड माइंस। दोस्तों आप डायग्राम में देखें, एक साइड मैंने इनक्लाइन रोडवे बनाया, वहीं पे एक तरफ शाफ्ट को दर्शाया। इनक्लाइन में क्या है कि जो सरफेस है, सरफेस से हम थोड़ा झुका हुआ है तो जो रास्ता उसके द्वारा हम और बॉडी तक पहुँचे। वहीं आप देखें दाहिना साइड में आपको शाफ्ट नज़र आएगा, उसमें क्या है जो सरफेस है, सरफेस से हम लोग सीधा जैसा आपका जो लिफ्ट होता है ठीक उसी प्रकार से वो लिफ्ट सीधा ही होता है जो अंदर की ओर जाता है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग सरफेस से एक शाफ्ट जो रोडवे है उसको हम लोग वर्टिकल बनाते हैं ताकि हम और बॉडी तक पहुँचे। तो जो वर्टिकल एंट्री टू द अंडरग्राउंड माइंस है उसे हम शाफ्ट कहते हैं, वहीं इनक्लाइन एंट्री टू द अंडरग्राउंड इज नोन एज इनक्लाइन। दोस्तों आपको समझ में आ रहा तो आप लाइक करके ज़रूर बताएं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है डिग्री ऑफ गैसीनेस। आपने कई बार सुना होगा कि जो अंडरग्राउंड माइंस होते हैं उसको 3 कैटेगरीज में गैसीनेस के अनुसार 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होता है डिग्री 1, फिर होता है डिग्री 2, डिग्री 3। एक एक करके तो इन सारे डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 को समझेंगे। हालांकि उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जनरल एटमॉस्फेयर या फिर जनरल बॉडी ऑफ एयर किसे कहते हैं। तो सबसे पहला हम लोग समझ लेते हैं जनरल बॉडी ऑफ एयर, उसके बाद डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 को समझेंगे। जनरल बॉडी ऑफ एयर का मतलब होता है कि किसी माइंस का जनरल एटमॉस्फेयर। जनरल एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? हमारे आसपास में जितने भी गैसेस हैं उसको हम लोग एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण कहते हैं। इस वातावरण में क्या होता है कि जो एयर है इस एयर में बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं यानी कि वातावरण कहते हैं। अब हालांकि हम लोग बात कर रहे हैं माइंस के रिस्पेक्ट में, तो जो आपका जनरल बॉडी ऑफ एयर है वो अंडरग्राउंड माइंस के रिस्पेक्ट में ही यूज़ आता है। तो जनरल बॉडी ऑफ एयर का मतलब होता है कि किसी माइंस का जनरल एटमॉस्फेयर जिसमें आपका माइंस का रूफ में जो गड्ढा बनता है उस गड्ढे में जो एयर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग जनरल बॉडी ऑफ एयर में काउंट करते हैं। और कोई माइंस का ऐसा एरिया जो कि पूरी तरह से सील्ड है यानी कि पूरी तरह से पैक है और उसके जो एयर है उसको हम लोग जनरल बॉडी ऑफ एयर में कंसीडर नहीं करते हैं। और ना ही जब हम कभी बोर होल करते हैं तो उससे जो एयर्स रिलीज़ होते हैं उसको भी हम लोग
जनरल बॉडी ऑफ एयर में काउंट नहीं करते हैं। तो आपका जनरल बॉडी ऑफ एयर में सिर्फ और सिर्फ आपका जो रूफ का में कैविटीज़ यानी कि कुछ गड्ढे बनते हैं, तो उसमें जो एयर ट्रैप होते हैं, कुछ एयर उसमें फंसे होते हैं या फिर आप बोल लीजिए कि उसी पे रूफ में ही रहते हैं, तो वैसे एयर को हम लोग जनरल बॉडी ऑफ एयर में कंसीडर करते हैं। जनरल बॉडी ऑफ एयर का डेफिनेशन आपके कोल माइंस रेगुलेशन नंबर 2 में दिया हुआ है। यदि आप चाहते हैं तो आप कोल माइंस रेगुलेशन 2017 को पढ़ सकते हैं। उसमें आपका रेगुलेशन 2 में जनरल बॉडी ऑफ एयर के बारे में चर्चा की गई है। जनरल बॉडी ऑफ एयर में बात यही है कि इसमें यह चीज़ बताया गया है कि कौन से एयर को हम लोग जनरल बॉडी ऑफ एयर में कंसीडर करेंगे और कौन से एयर को हम लोग जनरल बॉडी ऑफ एयर में कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसमें कंसीडर सिर्फ हम लोग जो माइंस का रूफ है उसमें जो एयर प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग जनरल बॉडी ऑफ एयर में कंसीडर करते हैं, यानी कि उसमें हम लोग रखते हैं जनरल बॉडी ऑफ एयर में। और जो भी आपका सील्ड एरिया या फिर आपका बोर होल है उसका जो हवा है यानी कि उसका जो एयर है उसको हम लोग जनरल बॉडी ऑफ एयर में कंसीडर नहीं करते हैं। बात यही है सिर्फ जनरल बॉडी ऑफ एयर का। अब देखते हैं कि गैसी सीम ऑफ फर्स्ट डिग्री क्या होता है। आपने कई बार सुना होगा कि कोई भी माइंस है वो फर्स्ट डिग्री का है, सेकेंड डिग्री का है, थर्ड डिग्री का है। अब समझते हैं कि डिफरेंस इनमें क्या क्या होता है। तो फर्स्ट में समझते हैं डिग्री 1 क्या होता है। डिग्री ऑफ गैसीनेस की चर्चा आपका रेगुलेशन नंबर 2 में किया गया है। डिग्री ऑफ गैसीनेस में कुछ कंडीशन रखा गया है। जब भी डिग्री ऑफ गैसीनेस का बात होगा तो आपको समझना है कि वो अंडरग्राउंड माइन से ही रिलेटेड है। आप समझते हैं कि डिग्री 1 माइंस क्या होता है। पहला कंडीशन है नॉट बीइंग एन ओपन कास्ट वर्किंग लाइन विद इन अ माइन बाउंड्री। कोई भी ओपन कास्ट माइंस है उसको हम लोग डिग्री ऑफ गैसीनेस में कंसीडर नहीं करेंगे। फर्स्ट डिग्री ऑफ गैसी माइंस कहता है कि ऐसा अंडरग्राउंड माइंस जिसमें किसी भी जगह पे इन्फ्लेमेबल गैस पाया जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता है। यदि इन्फ्लेमेबल गैस प्रेजेंट है तो उसका जो परसेंटेज है वो 0.1% से अधिक नहीं होना चाहिए। मैं पुनः रिपीट कर दूं कि यदि इन्फ्लेमेबल गैस प्रेजेंट है उस अंडरग्राउंड माइंस में तो उसका जो परसेंटेज है वो 0.1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उस कोयला स्तर से गैस निकलने की मात्रा जो प्रोडक्शन हुआ है कोयला के प्रति टन के हिसाब से 1 मीटर क्यूब से अधिक नहीं होती है, तो वैसे अंडरग्राउंड माइंस को हम लोग फर्स्ट डिग्री गैसीय माइंस कहते हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम लोग गैसेस को वॉल्यूम में कंसीडर करते हैं और जो हमारा कोल प्रोडक्शन हुआ है उसको हम लोग कोयला को हमेशा पर टन में मापते हैं, या फिर आप कह लीजिए कि कोयला का जो यूनिट है उसको हम लोग टन में लेते हैं। तो इसमें डिग्री 1 में बात कहा गया है कि पहला कंडीशन बोला गया है कि यदि इन्फ्लेमेबल गैस प्रेजेंट है तो उसका जो परसेंटेज है वो 0.1% से अधिक नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जो आपका कोल प्रोडक्शन हुआ है उसमें गैसेस की जो मात्रा है वह 1 मीटर क्यूब से अधिक नहीं होना चाहिए। तो वैसे माइंस को हम लोग फर्स्ट डिग्री ऑफ माइंस में कंसीडर करते हैं। यही है डिग्री फर्स्ट या फिर आप कह लीजिए गैसी सीम ऑफ फर्स्ट डिग्री। अब दोस्तों देखते हैं कि सेकेंड डिग्री माइंस किसे कहते हैं। पहला कंडीशन है कि नॉट बीइंग एन ओपन कास्ट वर्किंग लाइन विद इन अ माइन बॉडी। पहला कंडीशन रखा गया है डिग्री सेकेंड के लिए कि ओपन कास्ट माइंस नहीं होना चाहिए। और जो मेजर डिफरेंस है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें बोला गया है कि जनरल बॉडी ऑफ एयर में आपका परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस वो 0.1% से अधिक हो तो उसको हम लोग सेकेंड डिग्री में कंसीडर करते हैं और सेकेंड डिग्री माइंस उसे कहते हैं। लेकिन इसमें साथ ही साथ जो कोयला का प्रोडक्शन है
उस कोयला का जो प्रोडक्शन है उसमें जो गैसेस का इमिशन है, जो रिलीज़ होती है गैसेस, उसका वो 10 मीटर क्यूब से कम होना चाहिए। तो वैसे माइंस को हम लोग सेकेंड डिग्री माइंस में रखते हैं और उसे हम लोग सेकेंड डिग्री ऑफ माइंस कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि सेकेंड डिग्री ऑफ माइंस उसे कहेंगे जिसका जनरल बॉडी ऑफ एयर में आपका इन्फ्लेमेबल गैस का परसेंटेज 0.1% से अधिक हो और जो कोयला का प्रोडक्शन हुआ है उसमें जो एयर का इमिशन है वो 10 मीटर क्यूब से अधिक नहीं हो, तो वैसे माइंस को हम लोग सेकेंड डिग्री और कहते हैं। अब आते हैं कि थर्ड डिग्री माइंस किसे कहते हैं। इसमें भी बोला गया है कि ओपन कास्ट माइंस नहीं होना चाहिए और इसमें जो प्रोडक्शन ऑफ कोल है, तो जब प्रोडक्शन ऑफ कोल का बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे गैसेस जब कोयला बनता है तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े, प्लांट्स, ये सभी नीचे ज़मीन में धंस जाते हैं। तो धंसने के वजह से जब डिकम्पोज होते हैं तो उसमें कई गैसेस फॉर्म होती है। तो वही सारे गैसेस जब कोयला बन गया तो उस कोयला के अंदर में कुछ गैसेस जो ज्वलनशील गैसेस है वो सभी उसमें रह जाते हैं। तो जब हम लोग कोयला को जब प्रोडक्शन करते हैं, जब ब्लास्टिंग करते हैं तो वही सारे गैसेस वो बाहर निकल जाता है, जो कि हमारा वर्कर के लिए तो ख़राब ही है, साथ ही साथ आपका जो वर्कर काम करते हैं उसका जो हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो थर्ड डिग्री माइंस कहता है कि कोयला का जब प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें जो गैसेस है उसका जो इमिशन है, रेट ऑफ इमिशन है वो 10 मीटर क्यूब से अधिक हो, तो वैसे माइंस को हम लोग थर्ड डिग्री माइंस कहते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर दूं कि थर्ड डिग्री ऑफ माइंस वैसे माइंस को कहेंगे जिसका रेट ऑफ इमिशन 10 मीटर क्यूब से अधिक हो, तो वैसे माइंस को हम लोग थर्ड डिग्री माइंस कहते हैं। जिस अंडरग्राउंड माइंस के कोयला स्तर से इन्फ्लेमेबल गैस निकलने की मात्रा उत्पादित कोयले के प्रति टन के हिसाब से 10 मीटर क्यूब से अधिक हो, तो उस कोयला स्तर वाले जो माइंस है उसको हम लोग थर्ड डिग्री ऑफ माइंस कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया है तो आप लाइक करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे जो नोट्स हैं जो आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है उसको आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके ज़रूर पढ़ें। यदि आपको पढ़ने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपको उसका फिर से वीडियो बना के आपको ईजिली और कुछ सिंपल वर्ड में समझाने का कोशिश करूँगा। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पॉन्टेनियस हीटिंग। अब देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग किसे कहते हैं। स्पॉन्टेनियस हीटिंग को हम लोग सेल्फ हीटिंग भी कहते हैं। और सेल्फ हीटिंग क्यों और कैसे लगती है, तो यह मेनली ऑक्सीडेशन के वजह से सेल्फ हीटिंग होती है। सेल्फ हीटिंग में आपका जो कोयला है वो एयर के कांटेक्ट में आने से वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने के वजह से रिएक्शन होने के कारण वो CO2 गैस फॉर्म होती है, और साथ ही साथ कुछ मात्रा में, कुछ अमाउंट में आपका हीट भी रिलीज होती है। तो इसी हीट के वजह से आपने सुना होगा कि झरिया के अंदर में कोयला जल रहा है। तो यही जलने की वजह क्या है, तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग है। कुछ मात्रा में वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से कोयला CO2 गैस और आपका हीट फॉर्म करती है, तो इसे हम लोग स्पॉन्टेनियस हीटिंग कहते हैं। स्पॉन्टेनियस हीटिंग को हम लोग सेल्फ हीटिंग कहते हैं, और सेल्फ हीटिंग ऑक्सीडेशन के वजह से ही होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंक्यूबेशन पीरियड। द पीरियड बिटवीन फर्स्ट फेवरेबल कंडीशन ऑफ हीटिंग टू द एक्चुअल फायर स्टार्ट इन अ माइन इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों, आप लोग क्या कीजिए कि एक माचिस को लीजिए, माचिस का जो तीली है उसको आप लोग जैसे ही मैचिस बॉक्स के साइड में जब आप लोग रब करते हैं तो वो कुछ सेकंड के बाद ही चलता है। वो जैसे ही आपने
उस माचिस के तीली को रगड़ा उस मैच बॉक्स में, तो वो इंस्टेंट वो आग नहीं कैच करता, कुछ मिली सेकेंड का फ़र्क होता है। तो जो आपने पहला कंडीशन क्या किया कि आपने फेवरेबल कंडीशन डाला, आपने उसको रब किया, तो उसके बाद ही उसका एक्चुअल फायर स्टार्ट हुआ। तो इन दोनों के जो बीच का जो समय है उसी को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इसको अब आप अपने माइंड के रिस्पेक्ट में सोचिए कि जब भी पहला कंडीशन आपने फर्स्ट फेवरेबल कंडीशन कब होगा कि जब ऑक्सीजन कोयला के संपर्क में आएगा और जब कोयला जलने लगेगा, तो इन दोनों बीच का जो डिफरेंस है, जो टाइम पीरियड है, उसी को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। द पीरियड बिटवीन फर्स्ट फेवरेबल कंडीशन ऑफ हीटिंग टू द एक्चुअल फायर स्टार्ट। ये फर्स्ट फेवरेबल कंडीशन कब होगा कि जब आपने ऑक्सीजन को दिया तो कोयला ऑक्सीजन के वजह से ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन के वजह से आपका वो कुछ समय के बाद वो जलने लगा, तो जलने लगा और आपने जब ऑक्सीजन को प्रोवाइड किया, इन दोनों बीच का जो समय है उसी को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जितना भी टर्मिनोलॉजी था वो सभी आपके अंडरग्राउंड माइन से ही रिलेटेड थे, और अब कुछ टर्मिनोलॉजी जो रह गए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ये सभी जो टर्मिनोलॉजी है वो आपका अंडरग्राउंड से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहला देखते हैं कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं। मान लीजिए कि आपका एरिया में कोयला मिला, तो कोयला मिला वो तो धरती के अंदर में है, आपने कुछ गड्ढा उड्ढा किया तो आपको कोयला मिल गया। तो आप चाहेंगे कि उस कोयला को हमको बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि अंडरग्राउंड माइंस फॉर्म करेंगे। अंडरग्राउंड माइंस जब आप फॉर्म करेंगे तो उसमें आपको सबसे पहला काम करना है कि रोडवे बनाना पड़ेगा। तो जो रोडवे को हम फॉर्म करते हैं किसी भी माइंस को बनाने के लिए, तो उसको हम लोग डेवलपमेंट करते हैं। जब भी हम रोडवे बनाएंगे अंडरग्राउंड माइंस में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोर पिलर इज़ नोन एज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि निर्माण करना। तो जो रोडवे को हमने बनाया अंडरग्राउंड माइंस तक पहुंचने के लिए, तो उसको हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। अब दूसरा है कि पिलर किसे कहते हैं। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने तो माइंस को विज़िट किया होगा, और यदि आपने अंडरग्राउंड माइंस को विज़िट नहीं किया है तो आप टेंशन नहीं लें, आपके कॉलेज के द्वारा आपको माइंस विज़िट जो आपका वोकेशनल ट्रेनिंग में है उसमें आप लोग माइंस को विज़िट ईजिली करेंगे। वो भी 3 महीना तक उसमें करना पड़ता है। पिलर द सॉलिड कोल ब्लॉक विच लेफ्ट फॉर द सपोर्ट ऑफ रूफ इन अंडरग्राउंड माइंस इज नोन एज पिलर। दोस्तों, जब भी हम लोग कोई भी घर बनाते हैं तो घर कैसे बनाते हैं कि साइड में आपका दीवार होता है, वॉल होता है, और जो रूफ होता है, जो छत्ता होता है, उसको हम लोग छड़ से और सीमेंट से ढलाई कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो रूफ है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता है और वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग चलता है। ठीक उसी प्रकार से जब भी हम लोग अंडरग्राउंड माइंस को बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग सपोर्ट देने के लिए कोयला को हम लोग छोड़ देते हैं। वही कोयला हमारा जो अंडरग्राउंड माइंस का जो रूफ है उसको सपोर्ट देता है। तो पिलर का काम क्या है कि अंडरग्राउंड माइंस के जो रूफ है उसको सपोर्ट देना। अब तीसरा जो है पॉइंट वो है गैलरी। अब देखते हैं कि गैलरी किसे कहते हैं। द ड्राइविंग रोड इन अंडरग्राउंड माइंस इज नोन एज गैलरी। जिस रास्ता से हम लोग अंडरग्राउंड माइंस तक पहुंचते हैं और वहाँ पे वर्क करते हैं तो उसको हम लोग गैलरी कहते हैं। आप डायग्राम में देखें, रेक्टेंगल टाइप का जो बॉक्स है उसे हम लोग पिलर कहते हैं, और पिलर से ही होके जो रास्ता गुजरता है उसको हम लोग गैलरीज कहते हैं। अब नेक्स्ट है पैनल किसे कहते हैं। व्हेन एन एरिया ऑफ माइन वर्किंग इज सराउंडेड बाय बैरियर ऑन ऑल साइड सच इनक्लोज्ड एरिया ऑफ वर्किंग इज नोन एज पैनल। जब किसी माइन वर्किंग यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पे काम हो रहा है, यदि उस एरिया को बैरियर से सराउंड कर दिया जाए या फिर
आप कह लीजिए कि उस एरिया को, पार्टिकुलर एरिया को यदि बैरियर से सील्ड कर दिया जाए या फिर पैक कर दिया जाए तो वैसे इनक्लोज एरिया, वैसे पैक एरिया को हम लोग पैनल कहते हैं। When an area of mine working is surrounded by barrier on all sides, such enclosed area of working is known as panel। अब समझते हैं कि बैरियर किसे कहते हैं। When solid coal is left for the protection of mine working known as barrier। जब कोयला, सॉलिड कोयला को छोड़ दिया जाता है प्रोटेक्शन के लिए, माइंस का प्रोटेक्शन के लिए कोयला को छोड़ दिया जाता है तो उसको हम लोग बैरियर कहते हैं। देखते हैं कि ड्रिफ्ट किसे कहते हैं। द रोडवे कनेक्ट टू द सीम विथ सरफेस और विथ अनदर सीम इज नोन एज ड्रिफ्ट। आप डायग्राम में देखें, मैंने यहाँ पे सबसे ऊपर में एक कोल सीम को बनाया और नीचे में भी एक कोल सीम को बनाया। इन दोनों कोल सीम को तक पहुँचने के लिए जो रास्ता हमने बनाया है उस रास्ता को हम लोग ड्रिफ्ट कहते हैं। ये यहाँ पे आप मान सकते हैं कि यदि ऊपर में कोयला नहीं है, वहाँ पे सरफेस है, तो उस सरफेस से नीचे वाले कोयला सीम तक पहुँचने के लिए जो रास्ता हमने बनाया तो उसको भी हम लोग ड्रिफ्ट कहेंगे। या तो यहाँ पे दो कंडीशन होता है, यदि आपका एक कोयला के सीम से दूसरा कोयला सीम तक पहुँचने का जो रोडवे है उसको हम लोग ड्रिफ्ट कहेंगे, और साथ ही साथ यदि सरफेस से हम लोग किसी कोयला सीम तक पहुंच रहे हैं तो उसको भी हम लोग ड्रिफ्ट कहेंगे। तो ड्रिफ्ट किसे कहते हैं? द रोडवे कनेक्ट टू द सीम, वैसा रोडवे जो हमें सीम तक कनेक्ट करता है विथ सरफेस और विथ अनदर सीम इज नोन एज ड्रिफ्ट। अब नेक्स्ट है फेस किसे कहते हैं। द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस और एंड ऑफ गैलरी इज नोन एज फेस। दोस्तों, जहाँ पे काम हो रहा है उसको हम लोग फेस कहते हैं। आप जब माइंस विजिट कीजिएगा तो जहाँ से आपका कोल प्रोडक्शन हो रहा है उसको हमेशा फेस कहा जाएगा। तो मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस और एंड ऑफ गैलरी इज नोन एज फेस। गैलरी, एंड ऑफ गैलरी कहने का मतलब क्या है कि आप डायग्राम में आपने देखा, गैलरी के डायग्राम में, कि यदि वो रोडवे आपका पूरा जो पिलर का अंत तक पहुंच गया और उसके बाद हमको और आगे एक्सटेंड करना है, यानी कि हमें और भी आगे जाना है, तो उसके लिए हम लोग ब्लास्टिंग करेंगे। ब्लास्टिंग करके उस एरिया को और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर देंगे। तो ये क्या हुआ कि जो गैलरी हमारा समाप्त हो रहा था उसको और भी हमने ज़्यादा आगे कर दिया, तो उसको भी हम लोग फेस कहते हैं। फेस हम लोग वर्किंग प्लेस को भी कहते हैं और एंड ऑफ गैलरी को भी फेस कहते हैं। एंड ऑफ गैलरी में भी तो काम हो रहा, तो काम को ही आप लोग समझ लें कि जिस जगह पे काम होगा उस जगह को हम लोग फेस कहेंगे। यही मेन पॉइंट है, इसी को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है डिपिलरिंग। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर इज नोन एज डिपिलरिंग। दोस्तों, हम लोग जब भी अंडरग्राउंड माइंस को फॉर्म करते हैं तो पिलर बनाते हुए जाते हैं, और इसमें अंडरग्राउंड माइंस का जब फॉर्मेशन होता है तो हम जब डेवलपमेंट करते हैं तो हमें तुरंत कोयला मिलता नहीं है। कोयला हम लोग 20 से 30% हम लोग को कोयला मिलता है स्टार्टिंग में, और जो 70% जो कोयला है वो हमें जब हम लोग पिलर वूलर बना लेते हैं, तो जब पिलर को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जब पिलर को पिलर से जो कोयला, पिलर में क्या होता है कि कोयला का ब्लॉक को छोड़ दिया जाता है, उसी को हम लोग पिलर कहते हैं। उस पिलर को जब हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारा कोयला होता है, तो 70%, लगभग 70% कोयला आपका पिलर से ही हमें मिलता है अंडरग्राउंड माइंस में। तो जब पिलर को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस को ही हम लोग डिपिलरिंग कहते हैं। अंडरग्राउंड माइंस का जो फॉर्मेशन होता है वो दो तरह से होता है। एक होता है बोर्ड एंड पिलर मेथड्स, दूसरा होता है लॉन्ग वॉल मेथड्स। तो मैंने इन दोनों मेथड्स को अच्छी तरीक़ा से एक वीडियोस में कवर किया है। यदि आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, या फिर आप सिंपली सर्च करें यूनिट नंबर 6
बाय माइनिंग मेथड्स वो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये आपका जो यूनिट नंबर 6 है वो एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी का ही है, आप वहाँ से जाएं और देख सकते हैं उस वीडियो को। अब जो लास्ट है जो टर्मिनोलॉजी अंडरग्राउंड माइंस है वो है आपका ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे जो भी टर्मिनोलॉजी ओपन कास्ट से रिलेटेड है उसके। तो ग्रेडियंट किसे कहते हैं? यह हमें स्लोप को बताता है। स्लोप ऑफ द रोडवे, इंक्लाइन सीम एक्सेट्रा इज नोन एज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट को हिंदी में हम लोग ढाल कहते हैं। स्लोप को दर्शाने को जो हम लोग बताता है स्लोप के बारे में, उसको हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने ओपन कास्ट माइंस का एक रफली डायग्राम को दर्शाया है। इस डायग्राम के अनुसार हम लोग जो भी टर्मिनोलॉजी ओपन कास्ट से रिलेटेड है उसको समझते हैं। तो सबसे पहला आता है बेंच किसे कहते हैं। बेंच हम लोग अंडर ओपन कास्ट माइंस में फॉर्म करते हैं और बेंच से ही हम लोग जो हमारा कोयला, मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोयला का एक लेयर है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें जो रोडवे बनाएंगे तो उसको हम लोग बेंच के अनुसार ही बनाते हैं और बेंच बना के ही हम लोग कोयला तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ से हमने एक बेंच को फॉर्म किया, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा बेंच है, फिर यहाँ से यहाँ पर तीसरा बेंच है, तब जाके हमने यहाँ पे जो कोयला है उस तक पहुँच पाया। तो बेंच 1, इसको हमने बेंच 1, बेंच 2 और बेंच 3 से डिनोट किया है। बेंच का ऊपर वाला भाग को हम लोग क्रीस्ट या फिर एज कहते हैं और बेंच का निचला वाला भाग को हम लोग टो और फुट कहते हैं। मैंने यहाँ डायग्राम में कुछ मिस्टेक कर दिया या हालांकि यहाँ पे क्रीस्ट और टो होना चाहिए था और यहाँ पे यहाँ जो बेंच का जो निचला वाला पॉइंट है उसको हम लोग टो या फिर फुट कहते हैं। यहाँ पर भी जो निचला वाला पॉइंट है उसको हम लोग टो या फुट कहते हैं। अब देखते हैं कि बेंच हाइट क्या होता है। जो क्रीस्ट और टो तक के बीच का जो हाइट है उसी को हम लोग बेंच हाइट कहते हैं। आप देखें यहाँ पे आपका क्रीस्ट और टो तक का जो हाइट, बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बेंच हाइट कहते हैं। अब बेंच विड्थ किसे कहते हैं? बेंच विड्थ उसे कहते हैं द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन क्रीस्ट पॉइंट एंड टो इज नोन एज बेंच विड्थ। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे बेंच विड्थ को दर्शाया है, W से बेंच विड्थ को दर्शाया है। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन क्रीस्ट एंड टो इज नोन एज बेंच विड्थ। आपको 3 टॉपिक तो समझ में आ गया होगा कि बेंच किसे कहते हैं। बेंच के बाद आपको क्रीस्ट और टॉय समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ आपको बेंच हाइट और बेंच विड्थ समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं इतना तो समझ में आ गया है। अब जो नेक्स्ट है वो देखते हैं कि बेंच स्लोप एंगल। बेंच स्लोप एंगल किसे कहते हैं? द एंगल ऑफ द पार्टिकुलर बेंच विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज बेंच स्लोप एंगल। दोस्तों, जो एंगल एक पार्टिकुलर बेंच के रिस्पेक्ट में फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल लाइन से, उसको हम लोग बेंच स्लोप एंगल कहते हैं। आप यहाँ पे देखें, ये जो इमेजिनरी लाइन डॉटेड हमने किया है वहाँ एक, इसको यदि आप मान लें एक हॉरिजॉन्टल लाइन और इस हॉरिजॉन्टल लाइन में जो एंगल बन रहा है उसी को हम लोग बेंच स्लोप एंगल कहते हैं। द एंगल ऑफ द पार्टिकुलर बेंच विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज बेंच एंगल, बेंच स्लोप एंगल। यहाँ पे एक बेंच स्लोप एंगल बनेगा, एक दूसरा एंगल यहाँ पे बनेगा बेंच स्लोप एंगल और तीसरा आपका लास्ट में एक बेंच स्लोप एंगल बनेगा इस डायग्राम में। अब देखते हैं कि पीट स्लोप एंगल किसे कहते हैं। पीट स्लोप एंगल एक इमेजिनरी लाइन होता है जो आपका बेंच के अपर मोस्ट पॉइंट से लेकर, अपर मोस्ट पॉइंट आपका क्रीस्ट और टो से, बेंच का अपर मोस्ट पॉइंट क्रीस्ट और टो से लेकर बेंच का लोअर मोस्ट पॉइंट टो और फुट तक जो इमेजिनरी लाइन का जो एंगल बनता है उसको हम लोग पीट स्लोप एंगल कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि बेंच स्लोप एंगल एक पार्टिकुलर बेंच के रिस्पेक्ट में जो हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में जो एंगल बन रहा था उसको हम लोग बेंच स्लोप एंगल कहें, और
पीट स्लोप एंगल आपका जो ऊपर का सबसे ऊपर का जो पॉइंट है बेंच का, और साथ ही साथ जो नीचे बेंच का जो पॉइंट है वहाँ से अपर से लेकर लोअर तक जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग पीट स्लोप एंगल कहते हैं। और पीट स्लोप एंगल एक इमेजिनरी लाइन होता है जो क्रिस्ट पॉइंट से लेकर टॉप पॉइंट तक बनती है, और वहाँ पे जो एंगल फॉर्म होती है उस एंगल को हम लोग पीट स्लोप एंगल कहते हैं। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है देख लेते हैं ओवरबर्डन। ओवरबर्डन किसे कहते हैं? ओवरबर्डन को हम लोग अनवांटेड मटेरियल्स कहते हैं। जब भी कोयला का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो इतना आसान नहीं है कि तुरंत हम कोयला का एक्सट्रैक्शन कर लें। सबसे पहला क्या होता है कि कोयला का जो लेयर है उसके ऊपर में आपका अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं। जब भी ऐसा आप समझिए कि एक रूम है, उस रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है और वहाँ पे कोई भी 1 महीना तक झाड़ू नहीं मारता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे धूल मिट्टी सब जम जाएंगे। और तो जम जाएंगे तो उस धूल मिट्टी को हटाने, वो सब धूल मिट्टी क्या है, एक अनवांटेड मटेरियल्स तो है, तो उसको हमको हटाना पड़ेगा तभी जाके हमारा रूम साफ दिखेगा। ठीक उसी प्रकार से जब भी हम लोग ओपन कास्ट करते हैं, ओपन कास्ट में क्या होता है कि कोयला का जो लेयर है उसके ऊपर में अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं, उसे हमें हटाना पड़ता है। तो जो अनवांटेड मटेरियल्स को ही हम लोग ओवरबर्डन कहते हैं ओपन कास्ट के रिस्पेक्ट में। जब भी आपका ओवरबर्डन शब्द प्रयोग होगा तो वो आपका अनवांटेड मटेरियल्स को ही बताएगा। वो अनवांटेड मटेरियल्स आपके ओपन कास्ट से ही रिलेटेड होगा। लेकिन यदि यही अनवांटेड मटेरियल्स आपके अंडरग्राउंड माइंस में होते हैं तो उसको हम लोग कवर कहते हैं। इस कवर को हटाना या फिर अनवांटेड मटेरियल्स को हटाना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी जाके हमारा कोल हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। तो ओवरबर्डन आपने समझ लिया कि यह एक अनवांटेड मटेरियल है जिसे रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाके हमें कोल मिल पाता है। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी टर्मिनोलॉजी जो थे वो तो हमने आपको बता दिया। अंडरग्राउंड माइन से रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजी थे उसको हमने डील कर लिया, और साथ ही साथ जो जो कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज होते थे ओपन कास्ट माइन से वो भी हमने देख लिया। अब जो हमारा टॉपिक है वो है सपोर्ट से रिलेटेड, तो उसको हम लोग अगले पार्ट के वीडियोज़ में कवर करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। आप अपना ध्यान रखें। आदाब।